आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड यानी बीए फाइनल राजनीति विज्ञान आपके फर्स्ट पेपर होता है पाश्चात्य राजनीतिक विचारक। पाश्चात्य राजनीतिक विचारक का पहला प्रश्न बैंक आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने मॉडल पेपर पढ़ा। मॉडल पेपर में मैंने आपसे कहा था कि मैं आपके लिए प्रश्न बैंक लेकर आ रहा हूं, जिसमें आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस है वो शामिल किए जाएंगे। और ये प्रश्न बैंक जो है लगभग 4 से 5 प्रश्न बैंक आपको पढ़ने होंगे। 4 से 5 प्रश्न बैंक यदि आप पढ़ लेते हैं तो मैं समझता हूं कि आपके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। और 4 से 5 प्रश्न बैंक का मतलब है कि मात्र 3 घंटे, यानी मात्र 3 घंटे में आपका पूरा जो सिलेबस है वो रिवाइज हो जाता है। 3 घंटे यदि लगातार आप क्लास लेते हैं, यानी लगातार आप जैसे प्रश्न बैंक आज फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी 4 से 5 जो वीडियोज यदि आप देखेंगे तो भी आपका अच्छा हो जाएगा। इसके साथ ही आपके लिए जो जैसे टॉपिक वाइज जो लेसन्स पढ़ाए गए हैं उनको भी आप देखें, क्योंकि उनको पढ़ते हैं तो आपके लिए आगे आने वाले जितने भी एग्जाम्स होते हैं, जैसे नेट जेआरएफ करना चाहते हैं या कोई जैसे कॉलेज लेक्चरर है या जैसे मान लो आप स्कूल लेक्चरर की एग्जाम देना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत अधिक इंपॉर्टेंट है। और आप जो बीए फाइनल में पढ़ रहे हैं तो आपका स्कोरिंग, यानी जैसे मान लो आपके यदि नंबर कम चल रहे हैं कि भाई मेरे नंबर जो है एवरेज से कम चल रहे हैं। एवरेज का मतलब है कि जब आपके यदि 60 से अबव अगर नंबर नहीं बन रहे हैं तो आपके नंबर कम हैं, यानी आपकी जो ग्रेजुएशन है वो फर्स्ट डिवीजन से होनी चाहिए ताकि आपका एकेडमिक रिकॉर्ड है वो अच्छा हो। तो अब जैसे मान लो यदि आप कम रह गए हैं तो इस साल आपको ज्यादा मेहनत करनी चाहिए। और पाश्चात्य राजनीतिक विचारक पेपर बहुत ही अच्छा है। इसमें हम पहला प्रश्न बैंक आज हम पढ़ेंगे। इसके बाद आपके 3 4 5 आएंगे तो आप जरूर मुझे बताइएगा आपको कैसे लग रहे हैं। मॉडल पेपर आपको कैसा लगा? मॉडल पेपर 2 और आने हैं। देखिए प्रश्न, देखिए प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में किन तत्वों पर बल दिया। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। आपके लघुतरात्मक प्रश्न आ सकता है जिसमें 5 नंबर का जो या 4 नंबर का या 5 नंबर का जो प्रश्न होता है उसमें। तो प्लेटो ने अपनी शिक्षा पद्धति में निम्न तत्वों पर बल दिया। पहली बात तो उसने कही कि शिक्षा राज्य द्वारा दी जानी चाहिए। शिक्षा का उद्देश्य उत्तम नागरिक बनाना और उन्हें अपने कार्यों का ज्ञान देना चाहिए। एथेंस में परिवार द्वारा शिक्षा देने की पद्धति का उन्मूलन होना चाहिए, का सृजन किया जाना चाहिए। और शिक्षा द्वारा योग्य एवं ज्ञानी दार्शनिक राजा तैयार किए जाने चाहिए। इस प्रकार सर्वोत्तम राजा का सृजन किया जाना चाहिए। मतलब ये शिक्षा पद्धति के इन्होंने 4 बातें बताई है। इसके अलावा इसमें आपके देखिए आपके थॉमस प्लेटो, अरस्तु और थॉमस एक्विनास तक आज हम पहुंच जाएंगे। मैकियावेली तक भी पहुंच सकते हैं। प्लेटो के संपत्ति संबंधी साम्यवाद की क्या विशेषताएं हैं? प्लेटो ने संपत्ति संबंधी साम्यवाद की यानी संपत्ति के समानता की क्या बात कही है? यह साम्यवाद सभी नागरिकों के लिए नहीं वरन केवल शासक और सैनिक वर्ग के लिए है। इसका उद्देश्य यद्यपि संपूर्ण समाज का कल्याण है, किंतु इसे संपूर्ण समाज के द्वारा व्यवहार में नहीं लाया जाता है। प्लेटो की बात है ये। दूसरी बात बताई है, इसका उद्देश्य राजनीतिक है, आर्थिक नहीं है। प्लेटो का साम्यवाद भोग का नहीं वरन त्याग का मार्ग है। यह समाज के शासक वर्ग को कंचन और कामिनी का मोह छोड़कर जन कल्याण में रत रहने के लिए प्रेरित है। यानी शासक वर्ग को कंचन और कामिनी यानी माया और जो सांसारिक आसक्तियां हैं उनसे दूर रह करके और शासन करना चाहिए, इसकी तरफ बात की गई। प्रश्न आ जाता है कि अरस्तु ने प्लेटो के संपत्ति विषयक साम्यवाद की आलोचना किस प्रकार की? संपत्ति विषयक जो साम्यवाद है उसकी अरस्तु ने आलोचना की है। अरस्तु आप जानते हैं कि प्लेटो का शिष्य था। प्लेटो के प्रमुख शिष्य अरस्तु ने संपत्ति संबंधी जो साम्यवाद की अग्र प्रकार से आलोचना की है। पहली बात उसने ये लिखी है कि अरस्तु के अनुसार प्लेटो का साम्यवाद आध्यात्मिक बुराइयों का भौतिक निदान है, जिसके परिणाम आशानुकूल नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि जैसी वो आशा करते थे वैसी आशा उससे संभव नहीं है। दूसरी बात, प्लेटो का साम्यवाद समाज की वेदी पर व्यक्ति का बलिदान कर देता है। साम्यवाद जीवन के सामान्य अनुभव के विरुद्ध है। यह व्यवस्था समाज में झगड़ों और फूट को बढ़ावा देने वाली है। साम्यवाद में वैयक्तिक क्षेत्र सुनिश्चित नहीं होने के कारण विवाद अधिक होगा, समाज की उन्नति अवरुद्ध हो जाएगी। इस प्रकार की बातें लिखी गई है। प्लेटो का साम्यवाद उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं किया गया है, जिसकी संख्या समस्त जनसंख्या के आधे से अधिक होती है। यानी उत्पादक वर्ग पर उन्होंने ये साम्यवाद लागू ही नहीं किया। उन्होंने कहा ये शासक और सैनिक वर्ग के बीच की बात है, शासक और सैनिक के लिए निश्चित किया है। जबकि उत्पादक वर्ग है यानी जो जैसे किसान है, मजदूर है, अन्य जो वर्ग है उनको भी लागू होना चाहिए।
इस प्रकार ये राज्य की समस्त जनसंख्या के भौतिक कल्याण का ध्यान नहीं रखता और राज्य को दो विषम समुदायों में बांट देता है, जिससे देश की एकता बनाए रखना संभव नहीं होता। क्योंकि देश है वो दो तरह से बढ़ जाता है। जैसे मान लो जो अन्य लोग हैं, सैनिक और शासक, इनके अलावा तो संपत्ति का कोई मतलब ही नहीं है, तो फिर दो वर्ग बन जाते हैं। मनुष्य में यह स्वाभाविक प्रवृत्ति है कि वह अपनी निजी संपत्ति रखना चाहता है, उसमें गर्व और गौरव का अनुभव करता है, उसे बढ़ाने में दिन रात लगा रहता है, और साम्यवाद में यह लाभ नहीं मिल सकता। जो साम्यवाद में यह बात नहीं हो सकती। इससे परोपकार और उदारता की श्रेष्ठ मानवीय संभावनाएं नष्ट हो जाती है, क्योंकि व्यक्ति परोपकार संबंधी कार्य वैयक्तिक संपत्ति के आधार पर ही कर सकता है। इसके अलावा प्लेटो राज्य की एकता बनाए रखने के लिए वैयक्तिक संपत्ति का अंत करना चाहता है, किंतु यह एकता उपयुक्त शिक्षा द्वारा ही स्थापित हो सकती है, न कि साम्यवाद के द्वारा नहीं हो सकती। आगे जैसे प्रश्न आ जाता है कि प्लेटो द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक राजा के गुण लिखिए। दार्शनिक राजा के उन्होंने कौन कौन से गुण बताए? पहला बताया विवेक का प्रेमी, विवेकशील होना चाहिए। प्लेटो के अनुसार शासक विवेकशील होना चाहिए, उसे शिव का स्वरूप का ज्ञान होता है, इसलिए वह मानव जीवन के अंतिम उद्देश्यों और कार्यों से परिचित होता है। यानी कहने का अर्थ है कि वो मानव कल्याण की बात करने वाला होना चाहिए। दूसरा, सत्य का अनुगामी होना चाहिए। राजा सत्य का अनुगामी होना चाहिए, उसे उसके मस्तिष्क में निंदा, अविश्वास, झूठ, फरेब, धोखे इस प्रकार के विचार नहीं आने चाहिए। तीसरा है न्याय का प्रेमी। आदर्श राज्य में दार्शनिक राजा न्याय का प्रेमी होगा। वह इस बात का ध्यान रखेगा कि राज्य के अन्य दो वर्ग, सैनिक और उत्पादक वर्ग, अपने कर्तव्यों का समुचित पालन करें ताकि न्याय की स्थापना हो सके। चौथी बात बताइए निस्वार्थी। प्लेटो ने राजा को निस्वार्थी कहा है। उसके पास न अपनी संपत्ति होती है और न अपना परिवार होता है। कंचन और कामिनी के मोह से मुक्त सर्व कल्याण की भावना से वह ओतप्रोत होना चाहिए। आत्मनियंत्रण वाला होना चाहिए। दार्शनिक राजा आत्मनियंत्रण के गुण से विभूषित होना चाहिए, होता है। उसे कोई निर्देश आदेश नहीं देता, वह अपने जीवन और शासन का स्वयं संचालन करने की क्षमता रखता है। वह स्वयं जो आत्मनियंत्रित पद्धति अपना सकता है, इस प्रकार का राजा होता है। इस प्रकार प्रश्न आ जाता है जैसे स्मरण शक्ति है राजा का एक गुण, उसने स्मरण, दार्शनिक राजा एक अन्य प्रमुख गुण तीक्ष्ण स्मरण शक्ति भी है। किसी भी व्यक्ति के लिए दार्शनिक ज्ञान का अर्जन तभी संभव है जबकि उसके पास अच्छी स्मरण शक्ति हो। सातवां है शांत स्वभाव। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक शासक का स्वभाव शांत होना चाहिए। रिपब्लिक की जो 5वीं और 6ठी किताब है, उसमें प्लेटो ने दार्शनिक शासक के गुणों पर विस्तार से प्रकाश डाला है। उसमें उच्चतम प्राकृतिक गुण और वह इनका अधिकतम उपयोग करता है, वह है सत्य का अन्वेषक। सत्य का अन्वेषक है और तब तक अपना प्रयत्न जारी रखता है जब तक उसे सच्चा ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। यूं कह सकते हैं कि राजा तो एक तरह से वो तपस्वी ऋषि मुनि की तरह होता है। प्लेटो के अनुसार दार्शनिक राजा के प्रमुख कर्तव्य क्या है? वो तो गुण थे, अब प्रत्येक राजा के कर्तव्य क्या है देखिए। इसमें आपके बड़े प्रश्न भी कवर हो रहे हैं। दार्शनिक राजा के प्रमुख कर्तव्य में प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट काम सौंपना। दार्शनिक राजा राज्य के प्रत्येक व्यक्ति को उसका विशिष्ट कार्य सौंपेंगे और ये देखेंगे उनका संपादन ठीक ढंग से हो रहा है अथवा नहीं। प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, पहली बात। दूसरा है भावी शासकों की शिक्षा का संचालन करना। दार्शनिक शासकों का दूसरा महत्वपूर्ण कर्तव्य या काम यह होता है कि भावी जो फ्यूचर में जो शासकों की शिक्षा का संचालन करना होता है, वे उन सारी कविता, नाटक, कला, साहित्य पर प्रतिबंध लगा देंगे जिनमें अनैतिक तत्वों का संयोग होगा। यानी भावी जो राजा बनने वाले लोग हैं उनके लिए वो इस प्रकार की अनर्गल जो असली जो नाटक है, कविता है, कला है, साहित्य, इस प्रकार का वो नहीं दिखाएंगे, उन पर प्रतिबंध कर देंगे। धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करना। दार्शनिक शासक समस्त धार्मिक विश्वासों को नियंत्रित करेंगे, अपने राज्य के लिए विश्वासों की एक नियमावली बनाएंगे। इसी प्रकार अरस्तु वाले पार्ट में से जैसे मान लो प्रश्न आ जाता है कि अरस्तु ने संविधान की क्या परिभाषा दी है, तो अरस्तु ने 2 परिभाषाएं दी है। पहली तो दी है कि राज्य के विभिन्न मनुष्यों के जीवन निर्वाह के विशेष नियमों का नाम ही संविधान है। इस प्रकार संविधान एक जीवन पद्धति है और जीवन निर्वाह का एक विशेष मार्ग है। दूसरी उसने अपनी किताब में लिखी है, पॉलिटिक्स की जो 4थी किताब है, उसमें ये लिखी है कि यह मतलब विधान, संविधान, यह राज्यों में विभिन्न पदों का संगठन है जिससे उनकी वितरण विधि को निश्चित किया जाता है, सार्वभौम सत्ता का निर्धारण किया जाता है और समुदाय का उसके समस्त सदस्यों के द्वारा अंगीकार कर लक्ष्य की प्रकृति का निर्णय किया जाता है। थॉमस एक्विनास की कोई 3 रचनाएं लिखी है। थॉमस एक्विनास की एक तो एथिक्स है, पॉलिटिक्स है, रूल ऑफ प्रिंसेस है।
ये छोटे प्रश्न आ जाते हैं। थॉमस एक्विनास के अनुसार राज्य, सरकार अथवा शासक के क्या काम है? थॉमस एक्विनास के अनुसार, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। थॉमस एक्विनास जो है राज्य, सरकार अथवा शासक, देखिए ये सभी तीनों अगर किसी के आ जाते हैं, राज्य के पूछे जाते हैं, सरकार के अथवा शासक किसी के पूछे जाते हैं, तो थॉमस एक्विनास के यही है। शासक को राज्य में जीवन को नियमित करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण रखना चाहिए। पहली बात, जनसंख्या नियंत्रण, संक्षेप में लिख लो आप, जनसंख्या नियंत्रण। दूसरा है उसके द्वारा बाहरी शत्रुओं और आक्रांताओं से अपनी सीमाओं और नागरिकों की रक्षा की जानी चाहिए, बाहरी आक्रमणों से रक्षा। तीसरा है सड़कों को सुरक्षित और चोर डाकुओं के उपद्रवों से मुक्त रखा जाना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बताया है शासक को अपने राज्य के लिए विशेष मुद्रा पद्धति चलानी चाहिए, भार एवं तोल की उचित प्रणाली निश्चित की जानी चाहिए। मुद्रा पद्धति उनकी जो है करेंसी है वो भी होनी चाहिए। शासक को राज्य के विभिन्न पदों पर कार्य संभालने के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए। कानून, आदेश, दंड और पुरस्कार की व्यवस्था करनी चाहिए। आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करनी चाहिए। दरिद्रों का भरण पोषण, यानी जो गरीब लोग हैं उनका भरण पोषण के उत्तरदायित्व को स्वीकार करना चाहिए। एक्विनास के अनुसार राज्य के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत ये आते हैं। तो इतनी बातें हैं। अगर प्रश्न आ जाता है कि थॉमस एक्विनास ने कानून को किन श्रेणी में विभाजित किया है, तो उन्होंने 4 कानून की श्रेणी बताई है। शाश्वत कानून, प्राकृतिक कानून, मानवीय कानून, दैवीय कानून। ये छोटे प्रश्नों में आ जाते हैं। इसी प्रकार अगला है कि थॉमस एक्विनास द्वारा प्रतिपादित कानून की विशेषताएं लिखी। थॉमस एक्विनास जो कानून बताए उसकी विशेषताएं लिखनी है। तो उसने लिखा है कानून शासक के आदेश होते हैं। कानून किसी संपूर्ण समाज में शासन करने वाले राजा के व्यवहारिक विवेक के किसी सुनिश्चित अनुशासन के अतिरिक्त कुछ अन्य नहीं है। कानून सदैव सामान्य जनहित में लक्ष्य की ओर उन्मुख रहता है। समस्त जनता कानून की संस्थापक हो सकती है अथवा उससे जन नेता द्वारा यह कार्य संपादित किया जा सकता है, जो कि समस्त जनता के हितों का रक्षक है। ये कानून की विशेषताएं बतलाई है। इसके अलावा चौथी विशेषता उसने बतलाई है कि कानून को तभी अपनी शक्ति उपलब्ध हो सकती है जबकि उसकी समुचित रूप से उद्घोषणा हुई हो। अगर प्रश्न आ जाता है कि थॉमस एक्विनास द्वारा प्रतिपादित मानवीय कानून क्या है, मानवीय कानून की विशेषताएं, जैसे 4 प्रकार कानून बताए ना, उनमें से मानवीय कानून की क्या विशेषता है? मानवीय कानून मनुष्य द्वारा समाज में शांतिपूर्ण जीवन बनाए रखने के लिए बनाई गई दंड व्यवस्थाएं हैं। ये बिल्कुल सही है। और एक्विनास ने मानवीय कानून की कई विशेषताएं बताई है। पहली विशेषता वो ये बतलाते हैं कि मानवीय कानून राजा या शासक वर्ग की मनमानी पर नहीं वरन विवेक पर आधारित उद्घोषणाएं है। राजा को इस मनमानी नहीं, वो विवेक पर आधारित होनी चाहिए, यानी राजा का विवेक होना चाहिए उसमें। जो राजा विवेक खो देता है वह राजा रहता ही नहीं है, वो एक बर्बर बन जाता है। मानवीय कानून ऐसी सकारात्मक विधियां हैं जिन्हें किसी समय विशेष पर मानव आवश्यकताओं के लिए निर्मित किया जाता है। बिल्कुल सही है। मानवीय विधि के 2 भेद माने जाते हैं, राष्ट्रों के कानून और नागरिकों के कानून। मानवीय विधि के दो भाग है, 2 भेद है, राष्ट्र के कानून और नागरिकों के कानून। मानवीय कानून समस्त समुदाय के सामान्य हितों की पूर्ति के साधन है। इसके अलावा मानवीय कानून आवश्यक रूप से लौकिक जीवन तक सीमित होता है, पारलौकिक जीवन तक विस्तृत नहीं होता है। ये तो बिल्कुल सही है। यहाँ जो पृथ्वी पर जब हम रहते हैं तब तक ये कानून काम आते हैं। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक सहमति और मान्यता का बल होना चाहिए। सार्वजनिक सहमति होनी चाहिए उन कानूनों को, बिल्कुल सही। मानवीय कानून के पीछे सार्वजनिक मान्यता के बल के साथ दंड की शक्ति का भी बल होना चाहिए। और इसके अलावा है यदि मानवीय कानून प्राकृतिक कानून के अनुकूल नहीं है तो उनका उल्लंघन किया जा सकता है। मानवीय कानून में प्राकृतिक कानून के अनुसार होना चाहिए, जैसे जीवन का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, जो प्राकृतिक कानून बताए हैं तो उनके अनुकूल होना चाहिए, यानी कोई न कोई जीवन की रक्षा करने वाले होने चाहिए। मैकियावेली, देखिए मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा मानव स्वभाव पर आधारित है, कथन की पुष्टि कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैकियावेली का कि राज्य और शासन संबंधी जो विचारधारा है मानव स्वभाव पर आधारित है, इसकी पुष्टि करनी है। मैकियावेली की राज्य और शासन संबंधी विचारधारा उसकी मानव स्वभाव संबंधी धारणा पर आधारित है। मानव स्वभाव से दुष्ट और धोखेबाज होता है, इसके लिए उसका साथ निभाने के लिए सरकार भी उतनी निरंकुश और शक्तिशाली होनी चाहिए, क्योंकि यदि मानव को नियंत्रित करने वाले नहीं होगी तो फिर वो सरकार रहेगी नहीं। मानव जीवन में भय के तत्व की प्रधानता को दृष्टि में रखते हुए वह नरेश को सुझाव देता है कि उसे प्रजा वत्सल ही नहीं वरन ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे डरते रहे। राजा जो है
राजा का भय होना चाहिए। आप जानते हैं कि भय बिनु होय न प्रीत। एक कुशल शासक मानवीय प्रकृति की दुर्बलताओं को दृष्टि में रखकर छल बल का प्रयोग करके एक अच्छे शासक की प्रतिष्ठा प्राप्त कर सकता है। व्यक्ति के स्वभाव में संपत्ति के अर्जन की प्रबल इच्छा को दृष्टि में रखते हुए वो कहते हैं कि बुद्धिमान शासक व्यक्ति की हत्या भले ही कर दे पर उसकी संपत्ति को नहीं लूटे। यानी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको नहीं लूटे, चाहे उसे मार दिया जाए। मानव प्रकृति संबंधी मैकियावेली जो विचार करते हैं कि मानव की प्रकृति, पहली बात वो कहते हैं राज्य एक स्वाभाविक संस्था नहीं है। पहली बात राज्य के संबंध में, ये प्लेटो और अरस्तु के लिए राज्य एक स्वाभाविक संस्था है और वे राज्य का जन्म मनुष्य के स्वभाव में देखते हैं। लेकिन मैकियावेली के लिए राज्य का उद्भव आकस्मिक है, इसकी आवश्यकता मनुष्यों की सुरक्षा की मांग है। बिल्कुल सही बात है कि आदमियों ने जब असुरक्षित महसूस किया तब उन्होंने राज्य का निर्माण किया, अन्यथा राज्य की जरूरत ही नहीं थी। शासन की सफलता उसकी शक्ति और सुदृढ़ता है और नैतिकता व परोपकार नहीं। मैकियावेली के अनुसार बुद्धिमान शासक को यदि जनता पर सफलतापूर्वक शासन करना है तो उसे यह मानकर चलना चाहिए कि मनुष्य की प्रेरक शक्तियां अहम और स्वार्थपूर्ण है। बिल्कुल सही। आदमी जो अहंकारी होता है, स्वार्थपूर्ण होता है, वो नैतिकता और परमार्थपूर्ण नहीं होता है। अतः शासक को सदैव इतना शक्तिशाली बनना चाहिए कि वे प्रजा को सुरक्षा प्रदान कर सके। जैसे मान लो सारे लोग जो है वो समान नहीं होते हैं, इसलिए जो लोग आताताई होते हैं उनसे सामान्य जन की, आम जनता की सुरक्षा करने वाली होनी चाहिए। राजनीति और नैतिकता का पृथक्करण बताया है। राजनीति और नैतिकता का गठबंधन मैकियावेली की दृष्टि में अव्यावहारिक था और उसका कहना था कि मनुष्य जन्म से स्वार्थी, बुरे, भ्रष्ट होते हैं, हित या बाध्यता के आधार पर अच्छाई करने के लिए तैयार होते हैं। अतः यही श्रेयस्कर है कि शासक मनुष्यों को शक्ति द्वारा नियंत्रित करता रहे। यानी जनता को ये लगना चाहिए कि हमारे ऊपर कोई ऐसी शक्ति है जो हमें नियंत्रित कर सकती है। मानव का स्वभाव अपरिवर्तनीय होता है। प्लेटो और अरस्तु और अन्य लेखकों की धारणा है कि शिक्षा द्वारा मानव की निकृष्ट स्वार्थी प्रवृत्तियों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, यानी आदमी को बदला जा सकता है। लेकिन मैकियावेली ये कहते हैं कि मानव का आचरण स्वार्थ, लोभ और कपट युगों युगों से अपरिवर्तनीय रहा है और उसमें ये इस प्रकार की बुराइयां जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता, उन पर भय के द्वारा कंट्रोल रखा जा सकता है। ये बात जो है मैकियावेली कहता है। मैकियावेली ने मानव स्वभाव संबंधी विचारों की आलोचना की। मैकियावेली का जो मानव स्वभाव संबंधी विचार है उसकी आलोचना भी लोग करते हैं। कैसे करते हैं? मैकियावेली की इस मानव स्वभाव संबंधी धारणा एकांकी है। वह न केवल मानवीय कमजोरियों को देखता है, उसकी अच्छाइयों को नहीं देखता। यानी कहने का अर्थ है कि मैकियावेली जो है केवल मानव की कमजोरियों को देखता है, जबकि मानव दयालु भी है, सहयोगी भी है, भ्रातृत्व की भावना भी उसमें होती है। मानव स्वभाव संबंधी मैकियावेली की धारणा इटली निवासियों और राजनीतिकों के व्यवहारों के प्रयोगक्षण पर आधारित है, यानी अपने क्षेत्र से, जो कि सार्वभौम सत्य नहीं हो सकती, सभी जगह नहीं हो सकता। मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा पूर्ण रूप से देश और काल पर आधारित तथा अत्यंत ही सीमित और संकुचित है, यानी अपने क्षेत्र तक सीमित है। तीसरी इसकी आलोचना है कि मैकियावेली की मानव स्वभाव संबंधी धारणा अतार्किक है और अवैज्ञानिक भी है। उसने मानव स्वभाव संबंधी दोषों को होब्स की भांति मनोवैज्ञानिक व तार्किक आधार पर सिद्ध करने का प्रयास नहीं किया है। मैकियावेली की यह धारणा भी अतिशयोक्तिपूर्ण है कि प्रशिक्षण द्वारा मानव स्वभाव में परिवर्तन या सुधार नहीं लाया जा सकता। वो कहता है ना कि सुधार नहीं लाया जा सकता, जबकि प्लेटो और अरस्तु ये कहते हैं कि सुधार लाया जा सकता है, लेकिन मैकियावेली कहता है नहीं लाया जा सकता। तो यदि प्रशिक्षण द्वारा मानव की स्वार्थी प्रवृत्ति को पूर्णतः परिवर्तित नहीं किया जा सकता तो कम से कम उन्हें थोड़ा बहुत सुधारा तो अवश्य जा सकता है। यानी कहने का अर्थ है कि मानव को प्रशिक्षण के द्वारा उसमें सुधार लाया जा सकता है। प्रश्न आ जाता है कि मैकियावेली ने एक राजा के लिए क्या करते हुए निर्धारित किए। मैकियावेली राजा के लिए क्या करते हुए बताता है? पहली बात तो वो कहता है अधिकाधिक शक्ति का अर्जन करें, मतलब ज्यादा से ज्यादा शक्ति उसके पास होनी चाहिए। मैकियावेली कहता है कि शक्ति सत्य है, माइट इज राइट, और समस्त राजनीतिक विचारधारा का केंद्रीय तत्व वो शक्ति को मानते हैं। इसलिए मैकियावेली अपने शासक को अधिकाधिक शक्ति प्राप्त करने, उसे बनाए रखने, उसका विस्तार करने का निर्देश देता है। अगला उन्होंने बताया है राजा के लिए साम, दाम, दंड और भेद को अपनाने वाला। मैकियावेली ने जो अपनी किताब लिखी है प्रिंस, उसमें उसने लिखा है कि साम, दाम, दंड और भेद का आवश्यकता अनुसार उपयोग करने का उसने निर्देश दिया है। राजा को जनता के सामने मानव उचित गुणों का प्रदर्शन करना चाहिए, जिससे लोग समझे कि राजा बहुत सद्गुणी है, परंतु उससे सद्गुणों का दास नहीं होना चाहिए, क्योंकि केवल सद्गुणों का दास हो जाएगा तो उसका राज चलेगा ही नहीं। राजा को शेर और लोमड़ी के गुणों को धारण करना, शेर और लोमड़ी उनके गुणों को भी धारण करना चाहिए।
मैकियावेली के अनुसार राजा के पास शेर और लोमड़ी दोनों के गुण होना चाहिए। शेर अपने को जाल में फंसने से नहीं बचा पाता, लोमड़ी भेड़िए से अपनी रक्षा नहीं कर पाती। अतः कहा जाता है कि इसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए उसमें लोमड़ी की चाल भी होनी चाहिए और भेड़िए को कैसे डराया जाए ये जानने के लिए उसमें शेर की तरह शक्ति भी होनी चाहिए। लेकिन अपने लोमड़ी के स्वरूप को छिपाए रखने के लिए राजा को उच्च कोटि का बहरूपिया भी होना चाहिए, छद्मवेशी होना चाहिए और आवश्यकता पड़ने पर अपने वचन भंग करने के लिए लोमड़ी की चाल से काम लेना चाहिए। कहने का अर्थ है कि राजा जो है वो अपने आप को, अपने राज्य को बचाने के लिए किसी भी प्रकार का जो दावपेच है वो काम में ले सकता है। क्रूरता का एक साथ प्रदर्शन। मैकियावेली के अनुसार जब प्रिंस किसी राज्य पर अधिकार कर लेता है तो वे विजेता को सभी अत्याचार और क्रूरता एक साथ कर लेनी चाहिए। यह क्रूरताओं का सदुपयोग है। राज्य की प्राप्ति के लिए बड़े से बड़ा विश्वासघात किया जाना चाहिए, बशर्ते कि ऐसा विश्वासघात बार बार नहीं किया जाए, क्योंकि बार बार ऐसा करने से क्रूरता का दुरुपयोग हो जाता है। उसने कहा कि जैसे राज्य को प्राप्त करना तो वो एक बार में जितना करना है वो एक बार में ही कर ले। राष्ट्रीय सेना का गठन। नरेश को राज्य की रक्षा के लिए एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सेना का गठन करना चाहिए। उसे किराए की सेना पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर प्रश्न आ जाता है कि मैकियावेली आधुनिक राजनीतिक चिंतन का जनक है तो कथन की पुष्टि कीजिए। ये प्रश्न देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके मॉडल में भी शामिल किया गया है, उसमें आपके आ सकता है। अधिकांश विद्वान मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक मानते हैं। एक और उसे मध्य युग का अंतिम विचारक कहा जा सकता है तो दूसरी ओर वो आधुनिक युग में प्रथम भी है। मैकियावेली को आधुनिक युग का जनक कहने का तात्पर्य यही है कि आधुनिक युग में मैकियावेली से प्रारंभ होता है और इसे युग के प्रारंभ होने के साथ साथ मध्य युग का अंत हो जाता है। मैकियावेली ने आधुनिक के मध्ययुगीन मान्यताओं और परंपराओं की न केवल उपेक्षा की है अपितु खंडन करके राजनीति को एक नवीन यथार्थवादी रूप भी प्रदान किया है। उसका दर्शन व विचार मध्ययुगीन मान्यताओं जैसे सामंतवाद, पोपतंत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य, देवी कानून, परलोक की महत्ता, नैतिकता, ईश्वरीय शक्ति आदि को खंडित करके सर्वथा एक नवीन विचारों को प्रतिष्ठापित करने वाले हैं। यानी इन सभी जितने भी ये परंपराएं चली आई है उनको तोड़ करके एक नया राज्य या नवीन विचार देते हैं। मैकियावेली को हम आधुनिक युग का जनक निम्न बिंदुओं का आधार पर कह सकते हैं। पहला है मध्ययुगीन विचारधारा पर प्रहार करने वाला। मैकियावेली के विचार प्राचीन और मध्यकालीन विचारों की परंपरा से सर्वथा भिन्न है। उसने अपनी जो मध्यकालीन जो विचारधारा है उस पर प्रहार किया है। सबसे पहले देवीय कानून पर। मध्य युग में राज्य को देवीय कानून को अधिक महत्व था। राज्य में जनता को दंड देकर परलोक प्राप्ति के योग्य बनाया जाता था। मैकियावेली ने इस विचार का घोर विरोध किया और राज्य को सर्वोच्च संस्था बताया। उसने कहा कि राज्य सर्वोच्च संस्था है, लेकिन राज्य के द्वारा दिया गया दंड जो है वो परलोक प्राप्ति का मतलब परलोक प्राप्ति के योग्य नहीं हो सकता। यानी उसे ऐसा नहीं कि वो आगे आगे जाकर के भी यानी जैसे परलोक सुधार जाएगा तो वहां भी उसका सुधार हो जाएगा, ऐसा नहीं। पोप का प्रभु तो आप जानते हैं, पहले पोप मोचन मुक्ति पत्र हुआ करते थे, पोप मुक्ति पत्र। मध्य युग में राज्य की समझ शक्ति पोप के हाथों में थी और वे ईश्वर का पुत्र और अपना उत्तराधिकार मानता था। वो कहता था कि मैं ईश्वर का बेटा हूं और यहां से मैं पृथ्वी पर लोगों का उपकार करने के लिए आया हूं। और उनकी निरंकुशता इतनी चरम सीमा पर पहुंच गई थी, परिणाम स्वरूप वह और चर्च के पदाधिकारी अनैतिक और चरित्रहीन हो गए थे। उनकी अनैतिकता और पतन से देश में भारी अव्यवस्था फैल गई थी। इसलिए मैकियावेली ये लिखते हैं कि चर्च ने न केवल हमको अधार्मिक और भ्रष्ट बनाया है अपितु उसने हमारे देश के टुकड़े टुकड़े करके हमें बर्बाद भी कर दिया है और अब भी कर रहा है। मैकियावेली की सच्चा देशभक्त था, इसलिए उसने निरंकुश पोपतंत्र की कटु आलोचना की और राज्य को प्रभुत्व संपन्न और चर्च को उसका अनुगामी बताया। उसने जैसे पोप हुआ करते थे, पोप यहाँ से क्या करते थे, जब कोई आदमी मरने वाला होता था तो उसे एक सर्टिफिकेट देते थे यहाँ से, और सर्टिफिकेट देकर के और वो कहते कि ये सर्टिफिकेट मिल गया है, अब जाइए, इसको कोई नहीं रोकेगा, यानी ये सीधा स्वर्ग में जाएगा। इस प्रकार की बातें यहाँ पर हुआ करती थी। उन सब का खंडन जो है वो इसमें मैकियावेली ने किया है। सामंतवाद। मध्य युग में राज्यों की एकता के लिए सामंतवाद बहुत अधिक बाधक सिद्ध हुआ है। एक राज्य में सम्राट के अधीन कई बड़े बड़े सामंत हुआ करते थे जिनका अधिकार क्षेत्र बहुत विस्तृत था। ये सामंत लोग अपने क्षेत्र में सेना, न्याय आदि की व्यवस्था करते थे और मैकियावेली ने इटली की अव्यवस्था के लिए सामंतवाद को भी दोषी ठहराया। उसने कहा कि ये सामंतवादी शक्तियां हैं, ये भी क्या है कि इटली में अव्यवस्था यानी राज्य को अव्यवस्थित करने में उनका प्रमुख योगदान होता है। दूसरी उनकी विशेषता है प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक।
कैटलिन के अनुसार मैकियावेली प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक था। कौन कहता है ये? कैटलिन। अरस्तु की अपेक्षा कैटलिन यदि मैकियावेली को पहला राजनीतिक वैज्ञानिक मानता है तो इसलिए कि अरस्तु ने राजनीति के सैद्धांतिक पक्ष को वैज्ञानिक रूप दिया और मैकियावेली ने उसको व्यवहारिक रूप। अरस्तु ने तो उसको सैद्धांतिक पक्ष को यानी, और मैकियावेली ने उसको व्यवहारिक पक्ष के रूप में उबारा है, व्यवहार के आधार पर जो है उसे पूरा किया है। इसके अलावा है ऐतिहासिक पद्धति। मध्य युग में धार्मिक और राजनीतिक सभी प्रकार की समस्याओं का चिंतन जो है स्कॉलास्टिक पद्धति के आधार पर किया जाता था। और स्कॉलास्टिक पद्धति क्या है? इससे पूर्व पक्ष के रूप में विरोधी पक्ष की सभी युक्तियों को देने के बाद अंतर पक्ष के रूप में उनका खंडन प्रबल तर्कों के आधार पर किया जाता था, यानी विरोधी और जैसे दोनों के बीच में। मैकियावेली ने इस पद्धति का परित्याग करते हुए अनुभूति प्रदान अथवा ऐतिहासिक अध्ययन पद्धति को अपनाया, अर्थात मैकियावेली ने अपने विचारों तक पहुंचने के लिए इतिहास और तर्क का सहारा लिया, जिसके परिणाम स्वरूप उसने राजनीति विज्ञान का आधार ही परिवर्तित किया। पहले क्या होता था, इस जैसे जितना उनके सामने आता था उसी के आधार पर राजा को विवेक से सूझता तो ही कर देता, लेकिन ये इतिहास और तर्क का सहारा लेकर के और आगे बढ़ता है कि जैसे जितने भी प्रमाण है वो इतिहास में हमें मिल जाते हैं और उनके आधार पर हम किसी का निर्णय कर सकते हैं। राज्य की आधुनिक स्थिति का निरूपण। अरस्तु के बाद मैकियावेली पहले राजनीतिक विचारक है जिसने राज्य की महत्वपूर्ण स्थिति का निरूपण किया है। मैकियावेली ने इस बात पर सबसे अधिक जोर दिया है कि मानव जीवन की पूर्णता के लिए एक सुदृढ़ और संगठित राज्य की परम आवश्यकता है। राज्य को उन्होंने एक प्रकार से साध्य बना दिया, यानी उन्होंने कहा कि राज्य साध्य है, व्यक्ति साधन है, जबकि राज्य साधन होता है, व्यक्ति साध्य होता है, क्योंकि व्यक्ति जो है वो अपनी सुरक्षा के लिए एक साधन के रूप में राज्य का उपयोग करते हैं। राज्य की प्रभुसत्ता का पोषक। यद्यपि मैकियावेली ने कहीं भी बोधा, ग्रशियस, हॉब्स, ऑस्टिन की भांति राज्य की संप्रभुता पर विचार नहीं किया और न उनकी परिभाषा दी, पर राज्य को उसने सर्वोपरि संस्था माना है। मैकियावेली ने यह प्रतिपादित किया है कि राज्य एक ऐसी संगठित शक्ति है जो अपनी सीमा के अंदर सर्वोच्च है और अन्य राज्यों के साथ संबंध स्थापित करते समय वह अपनी स्थिति के प्रति सचेत है। इसी प्रकार अगला है राष्ट्र राज्य की धारणा का संदेशवाहक भी है। आधुनिक युग राष्ट्र राज्यों का युग है। मैकियावेली ने अपने चिंतन के माध्यम से राष्ट्रीयता का समर्थन किया। मैकियावेली प्रथम विचारक है जिसने राष्ट्रीय राज्य के लक्षणों की विवेचना और विश्लेषण किया है और इस राजनीतिक सावयव की धारणा को जन्म देने की चेष्टा भी की है। राजनीति का धर्म और नैतिकता से पृथकत्व करने का काम भी किसने किया है? मैकियावेली ने किया है। मैकियावेली के विचारों की प्रमुख विशेषता राजनीति को धर्म और नैतिकता के प्रभाव से सर्वथा मुक्त रखना है, पृथक रखना है। मैकियावेली ने सबसे पहले निडरता के साथ ये घोषणा की थी कि राजनीति का धर्म और नैतिकता से कोई संबंध नहीं है, वो परस्पर अलग अलग है। राजनीतिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उचित, अनुचित, नैतिक, अनैतिक सभी प्रकार के साधन अपनाए जा सकते हैं। वह धोखा और ढोंग जो है राजा के लिए जरूरी समझता है। वो कहता है कि राजा जो है अपनी प्रसिद्धि के लिए वो धोखा कर सकता है, ढोंग कर सकता है, और वो कहता है कि राजा में जहां एक और शेर का गुण होना चाहिए वही दूसरी और लोमड़ी की चालाकी भी होनी चाहिए। इसके अलावा है शक्ति और सत्ता के राजनीतिक प्रयोग का सूत्रधार। आधुनिक युग शक्ति राजनीति का युग है और राजनीति में शक्ति का प्रयोग इतना अधिक होता है कि आज राजनीति को शक्ति के लिए संघर्ष कहा जाता है। इस शक्तिवादी राजनीति को वस्तुतः मैकियावेली ने प्रारंभ किया था। शक्तिवादी राजनीति को प्रारंभ करने वाले कौन थे? मैकियावेली थे। और मैकियावेली ने अपने दर्शन में एक केंद्रीय राजसत्ता की स्थापना पर जोर दिया और शक्ति की सर्वोच्चता की पूजा की थी। धन्यवाद आप सभी को। और मैं समझता हूं कि अगला मॉडल पेपर जल्दी ही आ जाएगा। मॉडल पेपर आपको 3 मॉडल पेपर और लगभग 4 या 5 जो क्वेश्चन बैंक आप जरूर पढ़ें, क्योंकि इनमें बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न आपके लिए शामिल किए जाते हैं। आप सभी के लिए हैं, चाहे आप कहीं भी पढ़ते हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।